अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बकरा ईद वाले दिन का है ये व्लॉग, और इसको मैंने स्टार्ट किया था सुबह से। सुबह का बज रहा था करीब 6 और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और सूरज जो था ऐसा निकला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि दिन का 11 या 12 बजा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी है। और जो बकरा ईद में कुर्बानी के जानवर थे वो भी सामने बंधे हुए थे। और यहाँ पर मैं सुबह बना रही थी अपने, जो बकरा ईद में कुछ चीज़ें बनानी थी ना, उसकी तैयारी कर रही थी। तो कुछ ज़्यादा ख़ास ऐसा बनाना नहीं था, बस मैंने सोचा कि आज शीर खुरमा बना लेते हैं और साथ में दही बड़े और थोड़े से चने की चाट। तो यहाँ पर मैं शीर खुरमा बना रही थी। यहाँ पर मैंने दूध को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद में जो ये ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने इसमें रोस्ट करके डाले थे घी में। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए थे छुआरे, किशमिश और बादाम, काजू और चिरौंजी जो होती है ना वो, इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया था। फिर मैंने डाल दिया था दूध के अंदर। और शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने ना करीब 1.5 लीटर दूध लिया था और इसको मैंने इतना पकाया था कि ये आधा रह गया। फिर मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली थी। फिर यहाँ पर मैंने रोस्ट की हुई सेवई भी डाल दी थी, उसको भी मैंने घी में रोस्ट कर लिया था। और शीर खुरमे में मैं हमेशा कंडेंस मिल्क डालती हूँ। अगर ये नहीं है तो मैं फिर चीनी डालती हूँ, और अगर नहीं ये होता है तो फिर मैं इसी को डालती हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं अलग से इसमें शुगर नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे ही बहुत ही अच्छा मीठा हो जाता है ये। तो खैर यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, करीब 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद में हमारा ये शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। फिर इसको मैं सर्व कर लूँगी। और यहाँ पर मैं साथ में बना रही थी बड़े। तो ये देखिए बड़े कितने ज़्यादा फ्लफ़ी बने थे, बहुत ही अच्छे और एकदम सॉफ्ट बने थे। इसको ना इसका जो बैटर था इसको मैंने फेंट लिया था बीटर से, जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है ना उससे, तभी इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो खैर यहाँ पर मेरे जो टेबल थी वो सज चुकी थी। तो कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी, क्योंकि बकरा ईद में बहुत कम लोग आते जाते हैं और कुर्बानी वगैरह होती है तो उसी में लोग बिज़ी रहते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था कि अगर कोई आया तो उसके लिए मैं रख दूँगी। वैसे तो मुझे जाना था अपने घर, लेकिन मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई घर। तो फिर यहीं पर अपने घर पर मैंने जो बकरा ईद थी वो सेलिब्रेट करी थी। हमारे यहाँ जो कुर्बानी वगैरह होती है वो मेरे घर पे ही होती है, इसलिए हम लोग सब लोग चले जाते हैं बकरा ईद में। लेकिन तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं जा पाई थी। खैर बकरा ईद तो निपट गई थी जैसे तैसे। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस ये एक थोड़ा सा रिग्रेट था कि तबीयत सही होती तो ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें होती, और मैं भी अपने घर जाती, वहाँ पर बकरा ईद सबके साथ में सेलिब्रेट करती, दावतें होती। बकरा ईद का तो यही मज़ा है कि दावतें होती हैं और 2-3 दिन तक बकरा ईद चलती है और कुर्बानी वगैरह होती है, तो वही एक अपना मज़ा होता है। और यहाँ पर मैं थी तो सारे लोग जो भी हमारे अपार्टमेंट में रहते हैं वो सब अपने अपने घर चले गए थे। तो एकदम ही खाली खाली सा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा सा था। तो बहुत अच्छा तो खैर नहीं लगा, लेकिन ठीक है, कभी कभार चलता है। वो कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, तो जैसा वक्त पड़े उसी के हिसाब से इंसान को ढल जाना चाहिए, तो फिर ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और कोई मसला भी नहीं होता है। खैर यहाँ पर ये करीब दूसरे या तीसरे दिन का क्लिप था, जिस दिन मुझे थोड़ा सा सही फील हुआ तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं घर पे। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैंने ना दही को जमने के लिए रख दिया था। दूध में दही थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया था 1 टेबल स्पून के करीब, तो वो थोड़ी देर में जम जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसको बनने में। तब तक मैं यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ कर रही थी, और मैंने सोचा चलो आज मैं कच्चे कीमे के, जो कच्चे गोश्त के कबाब होते हैं ना, वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो मैंने लिए हैं, जिन्हें मैं रोस्ट करके डालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, और ये कबाब चीनी है, काली मिर्च की बड़ी बहन, तो ये मैंने ½ टी स्पून ली है। और यहाँ पर 6 से 7 मैंने सूखी लाल मिर्च ले ली है। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। उसके बाद में ठंडा हो जाने के बाद में आपको इसे ना दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहें तो इसे जो खलबट्टा होता है उसमें कूट लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से हल्का सा ग्राइंडिंग जार में डालकर बस 1 से 2 बार चलाइएगा, तो ये दरदरा सा एकदम अच्छे से मसाला बनकर तैयार हो जाएगा।
ये देखिए आपको इतना ज़्यादा दरदरा सा कूटना है। इसको रख देते हैं अब साइड में। अब बारी आती है कीमा बनाने की। तो यहाँ पर मैंने ना बिना हड्डी का गोश्त लिया है, मतलब कीमे वाला गोश्त लिया है, ज़ाहिर सी बात है। तो उसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर थोड़ी सी जो फ़ैट होती है ना वो डाल दूँगी। इससे जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और इसको ना आपको पीस लेना है, ज़्यादा बारीक मत करिएगा, हल्का सा मोटा मोटा सा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं। अच्छा जी, कीमा बनाते टाइम आपको ना एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो गोश्त हो वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब धो के उसको आपको रख देना है साइड में। जब अच्छे से वो ड्राई हो जाए, उसका सारा पानी निकल जाए, तभी आपको उसका कीमा बनाना है, वरना जो कबाब हैं वो टूट जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि एकदम ड्राई गोश्त होना चाहिए, तभी उसका कीमा बनाएं। और फिर उसके बाद में उसमें आप मसाले ऐड करें। तो यहाँ पर जो मसाला हमने कूटा था वो इसमें डाल दिया है, और जो बाकी का बचा था वो मैं एक जार में करके रख दूँगी, एक शीशी में रख दूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि कम है तो फिर मैं बाद में इसमें ऐड कर लूँगी। तब तक यहाँ पर कुछ ये बेसिक से मसाले हैं वो इसमें डाल देती हूँ, और साथ में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर हरी मिर्च का भी पेस्ट डाल दूँगी। हरी मिर्च मोटी मोटी सी मैंने पीस कर रखी हुई है, वो डाल दूँगी। साथ में मैं डाल दूँगी बेसन और ब्रेड क्रम्स। और इन सारे इंग्रेडिएंट के जो भी क्वांटिटी है ना वो मैं साइड में या तो मेंशन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको मतलब साइड में ना मिले या कभी मैं भूल जाती हूँ एडिट करते टाइम इसमें लिखना, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप उसमें ज़रूर चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पर जो भी ब्रेड क्रम्स वगैरह मैंने डाले थे वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। एकदम हाथों से ना आपको गूंद गूंद कर इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कबाब बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, और जब मुझे बनाना होगा तब मैं बनाऊँगी। इतनी देर में ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा, जो भी मसाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से कीमे के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग ब्रेड क्रम्स नहीं डालते हैं तो एक बार ज़रूर डाल के देखिएगा। अगर ब्रेड हो आपके पास में तो फिर आप ब्रेड को हल्का सा पानी में भिगाकर और इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो कबाब है ना बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से जूसी बनते हैं। तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। खैर यहाँ पर जो मैंने दूध रखा था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, उसको ठंडा होने के लिए रखा था, तो वो हल्का सा गुनगुना हो गया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया था दही जमने के लिए, तो ये दही बन जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर पुलाव बनाने की। तो मैं बना रही थी मटन यखनी पुलाव, और मुरादाबादी स्टाइल में मैं इसे बना रही थी। तो आप लोग के साथ में मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और इसके लिए ना मैंने मटन लिया है, और ये करीब 700 ग्राम था। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और जो भी एक्स्ट्रा फ़ैट था वो मैंने निकाल दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो इसका फ़ैट नहीं निकालते हैं, पुलाव में यूज़ कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो फ़ैट होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए मैं ना हमेशा मतलब सारा निकाल देती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। उसमें जो भी मेल्ट होने वाला फ़ैट होता है वो बिल्कुल भी मैं नहीं डालती हूँ बिरयानी या फिर पुलाव में। तो यहाँ पर मैं इस कैंची की हेल्प से ना जो भी ऊपर की गंदगी या फिर जो भी फ़ैट वगैरह होगा वो मैं सारा निकाल दूँगी, और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इसको ना मैंने कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि जो मटन होता है ना उसमें कुर्बानी के खासकर मटन में बाल वगैरह लगे रह जाते हैं, तो दिल नहीं मानता है ना, इसलिए मैं कम से कम 4 से 5 बार धोती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और जो भी मटन की स्मेल होती है ना वो भी निकल जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी। अगर कुर्बानी के मतलब जो गोश्त होता है उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है ना, उसको दूर करने के लिए आप ना जब गोश्त धो लें उसके बाद में 1 टीस्पून के करीब नमक, और अगर हल्दी डालना चाहें तो हाफ़ टी स्पून हल्दी डालकर पानी में डिप करके उसको कम से कम आधा घंटे के लिए रख दीजिए। जो भी गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने हल्दी नहीं डाला था, लेकिन मैंने नमक डालकर रख दिया था, और इससे जो गोश्त में एक अजीब सी स्मेल आती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने ना गोश्त को धो लिया था अच्छे से 2 से 3 बार, ताकि जो एक्स्ट्रा नमक है वो सारा निकल जाए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो कि आपकी जो कुकिंग होती है, कुकिंग स्किल होती है, उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो ये कुछ टिप्स होते हैं, कुछ पुरानी दादी नानी वाले तरीके होते हैं। अगर आप उन्हें अपनाएं तो उनसे बहुत ही आपकी जो कुकिंग है वो इन्हांस भी होगी, और आपको ना भी तरीका आ जाएगा बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से करने का।
तो खैर यहाँ पर गोश्त वगैरह धुल गया था और अब मैं ये जो सिंक है इसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर इसे नहीं क्लीन किया तो इसमें एक तो वो जो गोश्त का फैट होता है वो लगा रह जाता है और साथ में स्मेल भी आने लगती है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो एकदम ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं तो प्याज वगैरह कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज लिया था और ये थोड़े ना छोटे साइज़ का था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, वरना पुलाव में ज़्यादा प्याज नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ना आधा प्याज यखनी में यूज़ कर लूँगी और बाकी का बाद में जब फ्राई करेंगे तब उसको यूज़ कर लूँगी। अच्छा, ये वॉइस ओवर मैं ना रात में दे रही हूँ, रात का करीब बज रहा है 11 और बाहर इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था और बहुत ही अच्छा मौसम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही थी। तो आसपास के एरिया में बारिश हुई, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में हमारी साइड में बारिश नहीं हो रही थी। तो आज बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और एकदम मौसम ना बहुत ही खुशगवार सा हो गया है। मगरिब के टाइम से बारिश हो रही है और अभी तक बंद नहीं हुई है। तो सोचिए आप कितनी अच्छी बारिश हुई है। तो हम लोग तो खैर बारिश में नहाए भी थे और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद मैं बारिश में नहाई हूँ, क्योंकि मुझे ना पर्सनली बारिश में नहाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे ना खुजली जैसी होने लगती है पूरी बॉडी में अगर मैं बारिश में नहा लूँ, तो इसलिए मैं बारिश में नहाना अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को करने से ना एक अलग ही खुशी और बहुत ही अच्छा-सा महसूस होता है। तो इसलिए आज मैं बारिश में नहाई, बहुत देर तक नहाई और उसके बाद में बहुत ही अच्छा-सा फ़ील हुआ। मौसम भी बहुत ठंडा-ठंडा सा हो गया था और साथ में बारिश में नहाने के बाद में एक बहुत ही अच्छी-सी पॉज़िटिव सी एनर्जी आ गई थी बॉडी में। वैसे मैं आप लोगों को ना एक सीक्रेट बताती हूँ, मुझे ना बरसात का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको बरसात बहुत अच्छी लगती है, बारिश के मौसम में उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ठंड का मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों में से कौन-कौन है जिनको बारिश अच्छी लगती है या फिर ठंड अच्छी लगती है या फिर गर्मी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि किचन में जाकर काम करना और फिर बहुत सारे काम होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं गर्मी में करना। और ये चीज़ ना एक होम मेकर या फिर हाउसवाइफ बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, और जिनको किचन वगैरह से दूर रहना होता है उनको तो गर्मी अच्छी ही लगेगी खैर, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठंड का मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ना यखनी की तैयारी कर रही थी और कुछ मसाले थे जो जाते हैं यखनी में, कुछ गरम मसाले होते हैं खड़े वो, और हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सारी चीज़ों को डालकर साथ में पानी डाल देते हैं और फिर इसको रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर पानी ना मैंने 2 कप से थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि मैं ना 1.5 ग्लास चावल लूँगी और सेला राइस में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने ना पानी 2 कप रखा था। यहाँ पर 2 कप से थोड़ा सा कम था। तो जब गोश्त पकेगा तो उसका भी खुद का पानी होता है जो कि रिलीज़ होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही यहाँ पर पानी रखा है। खैर यहाँ पर मैं इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूँगी और इसको 3 से 4 सीटी आने तक मैं बॉयल कर लूँगी, या फिर आपको इतना बॉयल करना है कि जो गोश्त है वो करीब 95% कुक हो जाए। बाकी का जो 5% है वो बाद में जब हम लोग दम पे रखेंगे पुलाव को तब वो कुक हो जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने ना चावल ले लिए हैं, 1.5 ग्लास लिए हैं मैंने चावल, और ये गोल्डन सेला राइस है और इसको मैं ना पुलाव में बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम पुलाव बनाने जा रही हूँ इसका। वैसे तो मैं हमेशा जो हमारे यहाँ लखनऊ के जो चावल होते हैं वही यूज़ करती हूँ पुलाव बनाने में, उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो वो शायद अरवा राइस बोलते हैं उसको, या फिर आप बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज गोल्डन सेला राइस यूज़ कर रही थी बनाने के लिए। इसको ना बनाने से पहले भिगाना होता है, तो मैंने करीब 1.5 से 2 घंटा इसको भीगने के लिए रख दिया था। पहले अच्छे से वॉश किया और उसके बाद में इसको भिगाने के लिए रख दिया था 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद में फिर मैं इसे पुलाव में डालूँगी। तो यही तरीका होता है ये सेला राइस बनाने का, और अगर अब आप बिना भिगाए बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको पकाने में।
अच्छा, यहाँ पर 3 से 4 सीटियाँ हो चुकी थी और फिर मैंने ना इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होने दिया। उसके बाद में मैंने कुकर का ढक्कन खोल कर देखा तो यहाँ पर जो गोश्त था वो अच्छे से गल चुका था। मटन वैसे ही बहुत कम टाइम लेता है गलने में, तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। और अब मैं ना गोश्त को अलग कर लूँगी और जो इसकी यखनी है उसको अलग कर दूँगी और बाकी का जो भी मैंने मसाला इसमें डाला था उसको मैं हटा दूँगी। बहुत सारे लोग ना इसको पीस कर इसमें डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। यहाँ पर अच्छे से प्रेस करके सारा का सारा जो भी इसका फ्लेवर है वो मैं निकाल लूँगी और फिर मैं इसको हटा दूँगी, मतलब फेंक दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए गोश्त मैंने निकाल लिया है, यखनी मैंने साइड में कर दी है और अब बारी आती है इसको बघारने की। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से मैं गरम होने दूँगी। जब इसमें धुआं निकलने लगेगा तब मैं इसको स्लो कर दूँगी। उसके बाद में मैं इसमें कटा हुआ प्याज और जो भी मसाले वगैरह हैं वो डालूँगी। तब तक यहाँ पर मैं प्याज को कट कर लेती हूँ और इस तरह से आपको ना पतला पतला सा स्लाइस में ही प्याज कट करना है। तो अब तेल ना अच्छे से गर्म हो चुका था और अब मैंने इसमें थोड़े से ये खड़े साबुत मसाले डाल दिए, जिसमें है तेज़पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची और ब्लैक और शाह ज़ीरा और साथ में मैंने डाले हैं यहाँ पर बादियान के फूल। तो बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे इसमें और फिर जो कटा हुआ प्याज था वो डाल देंगे और इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको कुक करना है, वरना प्याज जल भी सकता है। तो यहाँ पर प्याज को आपको ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है। फिर उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई हरी मिर्च का पेस्ट। अगर हरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते हैं तो इससे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। साथ में मैं डाल दूँगी इसमें ये खुशबू का मसाला जिसमें है हरी इलायची, जावित्री और जायफल। इनका पाउडर बनाकर मैंने इसमें डाला है, इससे ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है पुलाव में। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी भर के दही और इसको अच्छे से मैं पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर, ताकि दही पक भी जाए अच्छे से और ये फटे भी ना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर डालेंगे तो जो दही है वो फट जाता है, जिससे ना एक दरदरा सा टेक्सचर आ जाता है। तो अगर आप दही कभी भी डालें, दही या फिर क्रीम, तो आप उसे ना एकदम हल्की आंच पर डालें और उसको लगातार ऐसे चलाते हुए पकाते रहें, तो फिर दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पर दही अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल किया हुआ मटन और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपको ना मीडियम फ्लेम पर इसे मिक्स करना है और इसको भूनना है, अच्छे से भून लेना है ताकि मटन की जो भी खुशबू रह जाए वो निकल जाए। और अब बारी आती है इसमें भीगे हुए चावल डालने की, तो यहाँ पर मैं चावल डाल दूँगी। मैंने पानी अभी नहीं ऐड किया है, मैं पानी बाद में ऐड करूँगी। पहले चावलों को डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे चावल ना एकदम खिले खिले से बनेंगे, क्योंकि जो भी इसका मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं पहले पानी ऐड करते हैं फिर चावल, तो वो भी तरीका सही है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं। यहाँ पर मैंने ना 2 गिलास यखनी डाल दी है इसमें और इतनी मुझे काफ़ी लग रही थी, क्योंकि मैंने ना 1.5 गिलास चावल लिए थे। अगर आप ज़्यादा चावल यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से डालिए, वरना मतलब 1:2 का रेशियो होता है इसमें। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं ना तो फिर आप इसमें 2 गिलास पानी डालिए, लेकिन चावल भीगे हुए हैं तो इसलिए मैंने ना इसमें 1.5 गिलास चावलों में सिर्फ 2 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी केवड़ा वाटर और गुलाब जल। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। और इसको ना हाई फ्लेम पर मैंने ढक कर पकाया था। जब पानी इसका सारा रिड्यूस हो गया ना, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद में मैं अभी भी गैस की फ्लेम हाई है और अब मैं इसको रख दूँगी दम पर। तो ये सेला राइस है इसलिए मैंने इसको ढका था। अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप ढक कर नहीं, खुला बनाइएगा। और जब मतलब पानी जो भी इसका रिड्यूस करना है ना वो खुला ही करिएगा, वरना चावल टूट जाएंगे।
और फिर लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है देसी घी और हरी मिर्च, और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे पुलाव में फूड कलर नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसके कलर के लिए डाल दिया था, थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए दम पर रख दूँगी, एकदम हल्की आँच पर। अच्छा, जो मुरादाबादी यखनी पुलाव बनता है या फिर जो यखनी बिरयानी बनती है मुरादाबादी, तो उसके साथ में ना एक रेड चटनी मिलती है। अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर एक रेड चटनी मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। सबसे पहले आप टमाटर लीजिए, उसमें डालिए लाल मिर्च, और साथ में डाल दीजिए कुछ लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में नमक। बस इतनी ही चीज़ों से ये चटनी बनती है और बहुत ही इजी है बनाना, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर ये चटनी मैंने पीस ली है एकदम बारीक सी, और इस जार में मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी ताकि चटनी बिल्कुल भी उसमें लगी ना रहे। और ये हमारी लाल चटनी बनकर तैयार है। एकदम रेडीमेड चटनी लगती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लोग तो बहुत ही पतली सी देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसे बिरयानी, पुलाव या फिर कबाब वगैरह के साथ में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चटनी मैं बना रही थी, साथ में हो गया था इतना बड़ा ब्लेंडर, और बच गई थी चटनी जो मेरी आंखों में जाते हुए, क्योंकि छोटा सा जार है और टमाटर जब पिसता है ना तो उसका पानी बहुत निकलता है, तो वो पूरा सा सब फैल गया था पूरे उसमें, तो एक मेरा काम और बढ़ गया था। जब भी हम लोग व्लॉग शूट करते हैं ना तो ऐसे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो कि हम लोग आपको नहीं दिखाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी चटनी वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि थोड़ी सी गीली होती हैं, तो वो इस तरह से स्प्लटर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें बनाएं ना, थोड़ा सा ख्याल रखें और एक्स्ट्रा काम से आप बच जाएंगे। तो जी, खाना बनाते बनाते हो गई थी शाम, और अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ कबाब फ्राई, और इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसे डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी। और जो कबाब का मसाला मैंने बनाया था ना, तो मैं यहाँ पर आधा ही यूज़ करूँगी जितने मुझे कबाब बनाने हैं। तो अब मैं ना इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल लूँगी, और प्याज डालने से पहले ना इसका सारा पानी मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है ताकि जो कबाब है बिल्कुल भी टूटे ना। अगर आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं प्याज कबाबों में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल लिया है। और इस तरह से मैं पतले पतले से इसके कबाब बना लूँगी और फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आपको इसे ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है ना कि जब तक अच्छे से नहीं पकाएंगे तब तक कबाब कच्चे रहेंगे, मतलब गोश्त जो है वो कच्चा रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबाब पक जाते हैं, गोश्त भी अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ना गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी, जितना आपको दिख रहा है इतना। और मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई किए थे, तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए थे। इस तरह से ना जो कबाब है वो ऊपर से क्रिस्पी भी रहेंगे और अंदर से जूसी भी रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा देर तक इन्हें पका लेंगे, तेल में फ्राई कर लेंगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और एक और टिप है यहाँ पर, आप इस तरह से ना कबाब जब फ्राई करें तो इसको 5 मिनट के लिए ढक कर फ्राई होने दें, तो जो कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं। अच्छा, मुझे ना अभी इतने ही कबाब फ्राई करने थे। और अगर आपके पास में कबाब का मसाला बना रखा है, मतलब कीमा मैरिनेट किया हुआ रखा है, तो बहुत ही आसानी होती है और उसमें ना फ्लेवर भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मैरिनेशन काफ़ी देर तक रहता है तो बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुलाव भी निकाल लिया था, और जो कबाब हैं वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी थे और अंदर से एकदम जूसी बने हुए थे। बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बहुत ही अच्छे कबाब बने। तो आप लोग इस तरह से ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इसमें फैट नहीं ऐड करना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसमें देसी घी और एक अंडा ज़रूर तोड़कर शामिल कर लीजिएगा। उससे भी बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं, एकदम सॉफ्ट और जूसी। तो आप लोग ना मेरी इस कबाब की रेसिपी को और पुलाव और चटनी दोनों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो खैर, जो भी मैंने ईद में शूट किया और उसके बाद में वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।